हेलो स्टूडेंट, आज हम वर्कशीट एसएसटी का देखेंगे जो कि 62 है। मैं पिछला वर्कशीट इसलिए नहीं बनाऊँ क्योंकि मैं पुनरावृत्ति से स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आज हम देखते हैं वर्कशीट 62 जो कि है सत्ता में साझेदारी। तो जिसको कह सकते हैं हम पावर शेयरिंग। सत्ता में साझेदारी किस प्रकार से, तो उसका हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं इस बार इस वर्कशीट में। तो हमने पिछले वर्कशीट में इसको अच्छे से समझ लिया है। अब बस हमें 3 से 5 अंक वाले क्वेश्चन आंसर करने हैं और कुछ स्रोत आधारित मतलब पठित जैसे आप अनुपठित गद्यांश कह सकते हो उससे रिलेटेड कुछ करना जो चैप्टर से रिलेटेड संबंधित है। आपका मिस्टर प्रिंटर चैनल में स्वागत है। चलिए आज के स्टार्ट करते हैं। आज की डेट है 5/12/2020। पहला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, आप सुनिएगा समझिएगा। मैं आपको आंसर यहाँ शो नहीं करूंगा, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं और इसका सटीक आंसर क्या हो सकता है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। सत्ता की साझेदारी वांछनीय क्यों है? आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी के 3 रूपों के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। सत्ता की साझेदारी वांछनीय इसलिए है कि अगर सत्ता में साझेदारी नहीं होगी तो सरकार विभिन्न रूप से बट जाएंगी। अभी भी बटी हुई है लेकिन एक दूसरे पर अंकुश रख रही है। यदि अगर वांछनीय होगा तो हम अंकुश एक दूसरे पर नहीं रख पाएंगे, हमारी सरकार निरंकुश हो जाएगी, जिससे हमारा लोकतांत्रिक देश गैर लोकतांत्रिक देश में परिवर्तित हो जाएगा। पहला इसका तो ये होगा। पूछ रहा आधुनिक लोकतंत्र में भारत की सत्ता के साथ, आधुनिक लोकतंत्र में इसको उदाहरण देना। भारत में सत्ता के साथ आधुनिक लोकतंत्र में 2 प्रकार से विभाजित है सत्ता में साझेदारी। एक तो क्षैतिज वितरण विभाजित है और एक ऊर्ध्वाधर वितरण के रूप में विभाजित है। आप जानते हो ऊर्ध्वाधर वितरण मतलब वो ऊपर से नीचे की ओर वितरण है, और क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल। ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, ऐसे याद रखिएगा। क्षैतिज में आ जाते हैं कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और ऊर्ध्वाधर वितरण में आ जाते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रांतीय सरकार। राज्य सरकार और प्रांतीय सरकार को तो राज्य सरकार ही कहते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अगर इनके ये नहीं रहेंगे तो हमारा प्रशासन किसी काम का नहीं रहेगा। हम किसी एक के अंकुश नहीं रख पाएंगे और हमारा देश भिन्न भागों में बढ़ जाएगा, किसी भाषा, लिंग, धर्म सभी के आधार पर। और हमारा देश धर्म निरपेक्ष ना होकर गैर लोकतांत्रिक व तानाशाही देश बन जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। बेल्जियम में फ्रांसीसी भाषा अल्पसंख्यक समुदाय अपेक्षाकृत समृद्ध और शक्तिशाली क्यों है? बेल्जियम, आप जानते हैं कि बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जो कि एक भाषावाद देश भी है, जिसमें फ्रेंच, जर्मन और डच भाषा रहते हैं, जिसमें 1% जर्मन भाषा के लोग निवास करते हैं। और फ्लेमिश शहर में 59% डच और 40% फ्रेंच और 1% जर्मन। और वेलोनिया शहर में 69% डच, वो फ्रेंच और 11% डच रहते हैं, जिसमें और ब्रुसेल्स में भी फ्रेंच की बहुलता ज़्यादा है और डच की बहुलता कम है। इसी मतभेद के कारण डच भाषी लोग गैर समृद्ध भी हैं और ज़्यादा विकास भी नहीं कर पाए। वही फ्रेंच भाषी लोग अल्पसंख्यक होते हुए भी और ब्रुसेल्स में अपना बहुलता कारण करने के लिए भौतिक रूप से समृद्ध है। उनके पास भौतिक अभौतिक वस्तु दोनों की कमी नहीं है, उनके कारण डच भाषी अपने आप को अवहेलना महसूस करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रेंच भाषी लोग बेल्जियम में ज़्यादा शक्तिशाली हैं, क्योंकि उनके पास हर प्रकार की समृद्धि है, भौतिक अभौतिक सही प्रकार की वस्तुएं हैं, लेकिन वही डच भाषी लोगों के पास नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रेंच भाषी लोग अल्पसंख्यक समुदाय अपेक्षाकृत समृद्ध और शक्तिशाली हैं। दबाव समूह और हित समूह लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कैसे करते हैं? दबाव समूह वो जैसे समूह जो सरकार पर दबाव बना कि उनके लिए वो कार्य किया जाए, उनके समुदाय के लिए कार्य किया जाए। और हित समूह वे हम लोग मामूली इंसान जो हमारे पे हित कर सकते हैं, सरकार हमारे पे प्रशासन चला सकते हैं। हम जनता, हम दबाव नहीं बनाते, जैसे कि दबाव समूह दबाव बनाते हैं, जो कोई किसी समुदाय का अध्यक्ष होता है वो दबाव बनाता है सरकार पे, आप ऐसा कार्य करिए ताकि हमारा समुदाय आगे बढ़े, हमारे समुदाय की अवहेलना की जा रही है तो हमारी बात सुना जाए। यही दबाव से और हित समूह की मांग यही की जाती है, यही अंतर भी है इनमें। शक्तियों का बंटवारा एक देश को अधिक शक्तिशाली और एकजुट बनाते हैं। हाँ, इस कथन का पुष्टि कीजिए। इस कथन को हम सत्य कह सकते हैं, ये कथन कई तौर पे सहमत भी है। यदि शक्तियों का बंटवारा नहीं होगा किसी भी देश में तो वो देश लोकतांत्रिक नहीं रह के गैर लोकतांत्रिक बन जाएगा और तानाशाही देश बन जाएगा। अब अगर हमें लोकतांत्रिक देश बनाना है तो उसमें शक्तियों का बंटवारा करना चाहिए, हर क्षेत्र में, हर स्तर पर शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। यदि किसी भी स्तर में शक्तियों का बंटवारा नहीं होगा तो सब प्रकार की शक्ति, किसी प्रकार का चुनाव नहीं हो पाएगा, किसी को बहुमत या वोट मिल पाएगा और एक दल के पास अपनी पूरी शक्ति आ जाएगी और वो दल एक दलीय कहलाएगा वो देश फिर। और एक दलीय होने पर आप जानते हैं कि वो तानाशाही भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए जर्मनी में वो क्या था, एक दलीय शासन व्यवस्था थी नाजीज की,
जिसमें वो हिटलर था। हिटलर जर्मनी का चांसलर था, जर्मनी समुदाय का चांसलर था। तो उसमें शक्तियों का बंटवारा नहीं किया था, एक ही लोगों के पास शक्ति थी, एक ही समुदाय के पास शक्ति थी, जिसके कारण वो देश आगे चलकर बर्बाद हो गया और द्वितीय और प्रथम विश्व युद्ध दोनों में उसको भारी हार का सामना करना पड़ा। इसलिए हम कह सकते हैं कि शक्तियों का बंटवारा हर देश के लिए उपयोगी है। और आजकल के आधुनिक देश में हम कई देशों में ये शक्तियों का बंटवारा देख सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा विकसित देश हैं, और जिनमें नहीं अभी भी विकासशील देशों में हैं, उनको विकसित होने में अभी काफ़ी समय लग जाएगा। जैसे कि चीन, साउथ कोरिया, ये सब अभी एक दलीय देश है। इनको अभी विकसित तो है, लेकिन ये सब कुछ में विकसित है, लेकिन इनके पास प्रणाली, शासन करने का तरीका उचित नहीं है, जो कि हमारे जैसे भारत देश में है, जो कि शक्तियों का बंटवारा हर स्तर पर बराबर का है, सबको बराबर का अधिकार मिला हुआ है। तो पांचवा प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधता को समायोजित करने के लिए बेल्जियम सरकार द्वारा अपनाए गए किन 3 उपायों की चर्चा कीजिए। बेल्जियम की सरकारों ने पहले क्या किया, सभी भाषाओं के बीच में, फ्रेंच और जर्मन भाषा के बीच में समानता का व्यवहार लाया। सबको डच और फ्रेंच को, ब्रुसेल्स में जो फ्रेंच ज़्यादा थे उसको सत्ता में आने का मौका दिया, डच की अवहेलना ना की, और दोनों ने गठबंधन किया। और हमने श्रीलंका का उदाहरण दिया, उसमें गठबंधन नहीं हुआ, उसमें गृह युद्ध छिड़ गया सिंहली और ईसाई धर्म के बीच, और बेल्जियम ने समझदारी का प्रयोग करके गृह युद्ध होने से बचा लिया, श्रीलंका जैसी स्थिति से आने से बच गया, और इस प्रकार अपने क्षेत्र और सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखा और आर्थिक नुकसान से बच गया, और काफ़ी ज़्यादा विकसित भी हो गया। बहुसंख्यकवाद ने श्रीलंका तमिल के बीच अलगाव की भावना को बढ़ा दिया, व्याख्या कीजिए। श्रीलंका में 1992 से पहले, 1980 से पहले, 1980 में तमिलों ने तो इलाम सरकार का मांग की थी कि सभी की समानता का व्यवहार करे, लेकिन उससे पहले बहुसंख्यकवाद 1956 में बहुसंख्यकवाद लागू किया गया। ये एक प्रकार की शासन व्यवस्था होती है जिसमें कि किसी एक समुदाय को अधिक महत्व दिया जाता है दूसरे समुदाय के कंपैरिजन में। वही बहुसंख्यकवाद सिंहली को ज़्यादा अधिकार मिल गया था तमिलों की अपेक्षा, तो सिंहली लोग अधिक शक्तिशाली हो गए थे। वैसे सिंहली समुदाय का धर्म था बौद्ध, तो बौद्ध की मान्यता उन्होंने 1956 में की थी कि बौद्ध हमारा राष्ट्रभाषा हो गया, उनको राष्ट्रभाषा थोप दिया गया था श्रीलंका में। लेकिन श्रीलंका में भी बौद्ध, उसमें भी हमारे भारत जैसे बहुल देश है, उसमें विभिन्न प्रकार के शासक व्यवस्था निवास करते हैं। तो बहुसंख्यकवाद इसलिए हमारे देश के लिए, श्रीलंका तमिल के लिए अलग अलग रुख अपनाता है। इस प्रकार हम श्रीलंका तमिल के लोगों के लिए और बेल्जियम की बहुसंख्यकवाद से तुलना कर सकते हैं कि इसमें यह अपनाया गया बहुसंख्यकवाद, लेकिन उसमें सबको समान व्यवहार दिया गया बेल्जियम में। बहुसंख्यकवाद बहुत गलत प्रणाली है, इसमें एक समुदाय को अधिक महत्व देकर दूसरे समुदाय की अवहेलना की जाती है, जो कि नहीं करना चाहिए। हर समुदाय को समान व्यवहार करना चाहिए, तभी हमारा देश सटीक रह पाएगा और लोकतांत्रिक कहा जा सकता है। और यही बहुसंख्यक के कारण बहुत गंदी आर्थिक स्थिति से गुजरा था। कौन? श्रीलंका देश। बहुत मारकाट हुई थी, हजारों लोग की मृत्यु हो चुकी थी गृह युद्ध के कारण, और इनके बीच में अलगाव और बढ़ता गया, श्रीलंकाई और तमिल के बीच में, सिंहली और तमिलों के बीच में। इस प्रकार हम व्याख्या को देख सकते हैं। 7वां प्रश्न, उन तरीकों की तुलना कीजिए जिनके द्वारा बेल्जियम और श्रीलंका ने सांस्कृतिक विविधता का सामना किया। उन तरीकों की तुलना कीजिए, ऐसे कौन से तरीके जिनके द्वारा बेल्जियम और श्रीलंका ने सांस्कृतिक विविधता का सामना किया। अभी मैंने आपको बताया कि इससे उन्होंने सामना क्या किया, श्रीलंका ने सामना ना करके और गृह युद्ध को बढ़ा दिया और लोगों के बीच में भावना का अंतर करते ही उन्होंने गृह युद्ध छिड़ गया श्रीलंका और सिंहली समुदाय के बीच। वही बेल्जियम में ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने, बेल्जियम की सरकार ने दोनों को समान व्यवहार दिया, दोनों को समान मत दिया, दोनों को समान आरक्षण दिया, रिजर्वेशन दिया, दोनों को समान क्षेत्र में, ब्रुसेल्स क्षेत्र में, वेलोनिया, फ्लेमिश, जहाँ जाओ एक कम था एक ज़्यादा था, तो वहाँ पे समान कर दिया सबको। किसी को ये नहीं लगे कि हम वहाँ कम है, ये ज़्यादा समृद्ध है, ये ज़्यादा ताकतवर है। इन दोनों के बीच में इन्होंने ये समानता का व्यवहार किया। और बाकी आप बना के भी लिख सकते हैं कि ये लोग ज़्यादा समृद्ध थे, ये लोग कम समृद्ध थे, इनके बीच में आर्थिक विकास बहुत तेज़ी से बढ़ा, क्योंकि इन्होंने बहुत सुबुद्धि का काम किया, इन्होंने कुड़बुद्धि का काम किया, बहुसंख्यकवाद प्रशासन लाकर श्रीलंका वालों ने, और काफ़ी कुछ आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं, विभिन्न सामाजिक समूह के बीच सत्ता की साझेदारी की जाती है, इस कथन का टिप्पणी कीजिए। हाँ, हम विभिन्न सामाजिक समूह के बीच सत्ता की साझेदारी कर सकते हैं, जैसे और महिलाओं को आरक्षण देकर, पंचायती राज बैठाकर, ग्राम पंचायत बनाकर, स्वयं सहायता समूह बनाकर। हम सामाजिक क्या हुआ, लोकतांत्रिक सामाजिक समाज के अंदर कैसे कैसे हम बंटवारा कर सकते हैं शक्तियों का,
सामुदायिक सरकार वही स्थानीय सरकार बनाकर ग्राम पंचायत, आप लोकतंत्र में पढ़े होंगे कि ग्राम पंचायत, सामुदायिक सरकार, जिला परिषद, इस कारण हम शक्तियों का बंटवारा कर सकते हैं ताकि हमारे आंतरिक विविधता में कमी ना आए। हमारा शक्ति कोई भी समाज समुदाय को कोई हाई लेवल पे जाने की जरूरत ना पड़े कि वो छोटे लेवल पे पूरा उसका काम हो सके। जिला परिषद तक की बात है और कि जिला परिषद या ग्राम पंचायत में वो मसला सुलझ जाए जो कि आगे उसको उस मुद्दे को पहुंचाया ना जा सके। इसलिए हम लोग आंतरिक विविधता को बनाए रखने के लिए छोटे स्तर की सरकारों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार सामाजिक समूह हर प्रकार से भिन्न भिन्न हो सकते हैं और यही भूमिका निभा सकते हैं सामाजिक समूह हर स्तर पर। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की भावना है। 4 उपयुक्त तर्कों के साथ पुष्टि कीजिए। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की भावना है। हम कह सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की भावना है, क्योंकि सत्ता मतलब क्या हुआ? पावर। यदि पावर की अगर साझेदारी नहीं होगी तो हमारा लोकतंत्र नहीं, वो राजतंत्र कहलाएगा। एक दल के पास शासन चले जाएगा और सब समुदाय एक दूसरे का अवहेलना करने लगेंगे और जाति, धर्म, लिंग, नस्ल के आधार पर सब एक दूसरे को मार काट स्टार्ट कर लेंगे, जातिवाद स्टार्ट कर लेंगे, धर्मनिरपेक्ष ना होकर हमारा राजतंत्र गोरा काला वाला भेदभाव उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए सत्ता की साझेदारी जिस देश में होगा वो देश अधिक से अधिक विकसित करेगा, जिसके देश में नहीं होगा उसकी तुलना में। जैसे हमारा भारत देश, अमेरिका, वहाँ भी सत्ता की साझेदारी है। वहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस, व्हाइट हाउस की भी उपलब्धता है, जहाँ पे किसी भी प्रकार के मतलब हर देश में है, लेकिन व्हाइट हाउस वहाँ का सबसे अच्छा, प्रमुख और सबसे सुरक्षित हाउस माना जाता है प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री के निवास के लिए, जहाँ के आराम से बैठक कर सकते हैं। और सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की भावना भी आपको अभी मैंने बताया कि अगर सत्ता की साझेदारी नहीं होगी तो लोकतंत्र की भावना सभी समुदाय अलग अलग भिन्न भिन्न महसूस करेंगे। कोई एक दूसरे पर अंकुश नहीं रखेगा, सब स्तर भिन्न भिन्न हो जाएंगे, सब अपना अपना शासन चलाएगा, सबका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होगा। लेकिन जिस देश में सत्ता की साझेदारी होगी वो देश बहुत निर्मित, विकसित और बहुत ही समृद्ध देश होगा और उसकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी बेहतर होगी जिस देश में सत्ता की साझेदारी नहीं होगी उसके तुलना में। 10वां देखते हैं, बेल्जियम सरकार ने अपनी जातीय समस्या का समाधान कैसे किया। बेल्जियम सरकार, अभी मैंने आपको, बेल्जियम सरकार ने 1992 में सामुदायिक सरकार का निर्माण किया और उस तृतीय स्तर की सरकारों को छोटे आंतरिक स्तर की लोगों को या समुदाय की भावनाओं को सुनने का, उनको वोट देने का और उनके सभी अधिकारों की अवहेलना न करके उनके अधिकारों की, उनकी दुख दड़िया को सुनने के लिए सामुदायिक सरकार का गठन किया और डच और फ्रेंच भाषी लोगों के बीच में मध्य का काम किया, समान काम किया, सबको बराबरी का व्यवहार दिया, किसी के बीच में सबको संतुलन किया, संतुलित काम नहीं किया, एक दूसरे पर अंकुश कराया जैसे भारत देश में हुआ है। बेल्जियम ने बहुत अच्छा रुख अपनाया श्रीलंका की तुलना में। बेल्जियम सरकार समझ गई कि यदि मैं फ्रेंच को ज़्यादा बढ़ा दूंगा वैसे ही वो समृद्ध है और डच को अवहेलना करूंगा तो दोनों के बीच में मारकाट हो सकती है, हमारा देश की आर्थिक स्थिति बदतर हो सकती है। उन्होंने ऐसा सोचा बेल्जियम सरकार ने, श्रीलंका सरकार नहीं सोचा। उन्होंने अपनी समृद्धि बनाने के लिए बहुसंख्यकवाद शासन अपना के अपने आप को आर्थिक स्थिति नीचे कर ली, जीडीपी नीचे कर ली, जीएसटी नीचे कर ली, टैक्स को बढ़ा दिया, लोग खान पीन नहीं कर सकते थे, सभी को जबरन भर्ती करने लग गए ताकि युद्ध लड़े, सभी नौसेना में भर्ती हो गए। श्रीलंका में ऐसे युद्ध के कारण उन्होंने बहुत आर्थिक मारकाट से उनको गुजरना पड़ा। वही बेल्जियम में सुधर गया आराम से, बस थोड़ा सा उन्होंने संविधान संशोधन कर लिया। संविधान संशोधन करते ही उनके बीच में मारकाट ऐसी कोई स्थिति आई नहीं और दोनों भाषाई संतुलित हो गए और बेल्जियम सरकार पूर्ण रूप से निर्मित हो गई और खुशी खुशी सभी लोग वहाँ के निवास करने लग गए। आज का आपका 10वां प्रश्न तक खत्म होता है। स्रोत आधारित प्रश्न आप पढ़कर आराम से उत्तर दे सकते हैं क्योंकि आपको इन्हीं में से छांटना पड़ेगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।